जब हम एक ईमेल भेजते हैं, कोई फोटो अपलोड करते हैं या बस एक वेबसाइट खोलते हैं, तो डेटा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही कैसे पहुंच जाता है? ये किसी जादू की तरह लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में इस जादू के पीछे कुछ बहुत ही स्मार्ट नियम और मॉडल काम करते हैं। इन्हें आप इंटरनेट की दुनिया के अदृश्य आर्किटेक्ट कह सकते हैं। और आज हम ऐसे ही दो सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स की कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। एक है OSI मॉडल, जिसे आप नेटवर्किंग की दुनिया की ग्रामर की किताब कह सकती हैं। अच्छा, मतलब एक परफेक्ट सैद्धांतिक ढांचा। बिल्कुल। और दूसरा है TCP/IP मॉडल, जो वो व्यवहारिक मॉडल है जिस पर आज हमारा पूरा इंटरनेट असल में दौड़ता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो मॉडलों के बीच एक प्रोटोकॉल युद्ध क्यों हुआ, क्यों TCP/IP इंटरनेट का राजा बन गया, जबकि कागज पर तो OSI मॉडल ज्यादा बेहतर लगता था। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, कि अगर हम TCP/IP इस्तेमाल करते हैं तो आज भी दुनिया भर के कॉलेजों में OSI मॉडल को इतनी शिद्दत से क्यों पढ़ाया जाता है? तो चलिए इनकी परतों को, मतलब लेयर्स को आसान भाषा में समझते हैं और इनकी ऐतिहासिक टक्कर की कहानी में उतरते हैं। चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए टाइम मशीन में बैठकर 1970 के दशक के आखिर में चलते हैं। ठीक है। उस समय कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। सिरदर्दी से भी ज्यादा। IBM का बनाया कंप्यूटर DC के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता था। हर कंपनी का अपना अलग सिस्टम, अपने अलग नियम। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोई अपनी अलग भाषा बोल रहा है और कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। एक अराजकता थी। बिल्कुल। इसी अराजकता को खत्म करने के लिए एक सार्वभौमिक भाषा यानी एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दो अलग अलग खेमों से, दो अलग अलग विचारधाराओं के साथ दो मॉडल सामने आए। और यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, एक तरफ था OSI मॉडल। OSI यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। सुनने में ही काफी भारी भरकम और ऑफिशियल लगता है। और ये था भी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO की बड़ी बड़ी कमेटियों ने बनाया था। तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी? हाँ बिल्कुल, टॉप डाउन। मतलब पहले हम कागज पर एक परफेक्ट 7 लेयर वाला बेहद विस्तृत और सिद्धांतिक मॉडल बनाएंगे और फिर दुनिया उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनाएगी। एक आदर्शवादी सपना था एक तरह से। हाँ, और इसे यूरोपीय सरकारों का भी पूरा समर्थन था। ठीक है, तो एक तरफ थे आदर्शवादी जो एक परफेक्ट दुनिया का नक्शा बना रहे थे, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे प्रैक्टिकल लोग, TCP/IP मॉडल। अच्छा। जो बिल्कुल उल्टी बॉटम अप अप्रोच से आया था। ये किसी कमेटी के कमरे में नहीं, बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग के एक असली चलते फिरते प्रोजेक्ट ARPANET से पैदा हुआ था। ARPANET वही जो बाद में इंटरनेट बना? जी हाँ, यह उन इंजीनियर्स ने बनाया था जो असल में नेटवर्क बना रहे थे जमीन पर। ये सरल था, लचीला था और सबसे बड़ी बात, ये काम कर रहा था। तो एक तरफ थी सरकार समर्थित नियमों से चलने वाली कमेटी और दूसरी तरफ थी मैदान में काम कर रहे इंजीनियर्स की टीम। तो यहां से एक टकराव तो होना ही था, जिसे लोग प्रोटोकॉल वॉर्स भी कहते हैं। सवाल सीधा था, भविष्य के इंटरनेट की नींव कौन रखेगा? एक परफेक्ट थ्योरी या एक काम चलाऊ हकीकत? यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर OSI मॉडल इतना सुव्यवस्थित था, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारों का सपोर्ट था, तो हमारा पूरा इंटरनेट TCP/IP पर क्यों बना? हाँ, कागज पर तो OSI को ही जीतना चाहिए था। तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। एक नहीं, कई गड़बड़ियां हुईं। और ये कहानी तकनीक से ज्यादा व्यवहार्यता और टाइमिंग के बारे में है। टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर था वक्त। TCP/IP उस समय पहले से ही मौजूद था और काम कर रहा था। जब लोग नेटवर्क बनाना चाह रहे थे, तब TCP/IP एक रेडीमेड टूलकिट की तरह उपलब्ध था। और OSI वो तब भी कमिटियों में डिस्कस हो रहा था, उसके मानक लिखे जा रहे थे। मतलब जब तक OSI अपनी परफेक्ट डिजाइन लेकर बाजार में पहुंचा, तब तक तो पार्टी शुरू होकर लगभग खत्म होने वाली थी। बिल्कुल सही। लोग पहले ही TCP/IP के साथ डांस कर रहे थे। उस समय के एक डेवलपर ने कहा भी था, उस समय हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए इकलौता ओपन प्रोटोकॉल सूट TCP/IP ही था। तो पहला कारण था समय, और दूसरा बड़ा कारण था सरलता बनाम जटिलता। TCP/IP एक काम कर रहे सिस्टम से निकला था, इसलिए उसमें वही चीजें थीं जिनकी सच में जरूरत थी। वो सिंपल और कारगर था। और OSI? वो आदर्शवादी होने के चक्कर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत ज्यादा। उसे अक्सर बहुत जटिल, धीमा और नौकरशाही समझौतों का नतीजा माना जाता था। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है इसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर का।
एक ही काम यानी डेटा को भरोसेमंद तरीके से पहुंचाने के लिए इसमें 5 अलग-अलग तरीके थे। 5 एक ही काम के लिए? हाँ, ये ऐसा था जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक ही हाईवे पर 5 अलग-अलग तरह के टोल नियम बता दिए जाएं। इसने डेवलपर्स के लिए इसे लागू करना एक सिरदर्द बना दिया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन असल दुनिया में शायद ज्यादा विकल्प मतलब ज्यादा कंफ्यूजन होता है। निश्चित रूप से। और तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण था जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच। अच्छा, वो कैसे? 1983 तक TCP/IP को उस समय के सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में शामिल कर लिया गया था। यूनिक्स। हाँ, और यूनिक्स का इस्तेमाल कौन कर रहा था? दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स, छात्र और प्रोफेसर्स। तो ये गेम चेंजर था। बिल्कुल। अब हर वो इंसान जो कंप्यूटर साइंस में कुछ नया कर रहा था, वो TCP/IP पर ही काम कर रहा था। अरे वाह! तो ये एक तरह से ओपन सोर्स मूवमेंट जैसा हो गया, इससे पहले कि ये शब्द पॉपुलर होता। हाँ, समुदाय ने इसे अपना लिया और इसे आगे बढ़ाया। सरकारों और कमिटियों के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे जुड़ा कोई और कारण भी था? हाँ, और इसी से जुड़ा चौथा पॉइंट है लागत और पहुंच। TCP/IP के सारे दस्तावेज, जिन्हें RFCs यानी रिक्वेस्ट्स फॉर कमेंट्स कहते हैं, वो पब्लिक डोमेन में मुफ्त उपलब्ध थे। कोई भी छात्र या डेवलपर उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकता था, सीख सकता था। और OSI के दस्तावेज? वहीं OSI के स्टैंडर्ड दस्तावेज कॉपीराइट वाले और बहुत महंगे थे। आपको उन्हें खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती थी। एक मिनट, आप कह रही हैं कि एक मॉडल का ज्ञान मुफ्त में बट रहा था और दूसरे के लिए पैसे देने पड़ रहे थे? जी हाँ। ऐसे क्षेत्र में जो छात्रों और शोधकर्ताओं पर इतना निर्भर करता है, ये तो OSI के लिए एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। बिल्कुल। तो जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं, सही समय पर उपलब्धता, सरलता, समुदाय द्वारा अपनाया जाना और मुफ्त पहुंच, तो नतीजा साफ हो जाता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं था कि कागज पर कौन सी तकनीक बेहतर थी। नहीं, ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक अभी उपलब्ध और काम चलाऊ समाधान एक भविष्य में आने वाले परफेक्ट समाधान को हमेशा मात दे देता है। ठीक है, तो इतिहास साफ है। TCP/IP बाजी मार गया क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल था। पर मुझे अब भी ये समझना है कि ये OSI मॉडल, जिसे सब इतना सम्मान देते हैं, आखिर काम कैसे करता है? उसकी 7 परतों का जो जिक्र हमेशा होता है, वो क्या बला है? मुझे याद है कॉलेज में इन्हें रटना कितना मुश्किल था। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, आज तक कंफ्यूजन होता है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। क्या? जरूर है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक खत भेजने की प्रक्रिया से इसकी तुलना करना। अच्छा, खत भेजने से? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप एक दोस्त को एक खत लिख रहे हैं। OSI की 7 परतें इसी प्रक्रिया के 7 कदम हैं। सबसे ऊपर है लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर। ये वो जगह है जहां आप हैं, यानी यूजर। आप खत लिख रहे हैं, ये आपका असली मैसेज है, जैसे आप ईमेल लिख रहे हैं या वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने खत लिख लिया। अब आती है लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर। ये एक तरह से आपका सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? हाँ, ये पक्का करता है कि खत सही भाषा और फॉर्मेट में हो। अगर आपका दोस्त कोई और भाषा समझता है तो ये उसका अनुवाद करेगा। अगर खत सीक्रेट है तो ये उसे एनक्रिप्ट कर देगा ताकि बीच में कोई और ना पढ़ पाए। तो ये डेटा का मेकअप और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है। समझ गया। आगे? इसके बाद है लेयर 5, सेशन लेयर। ये एक तरह से फोन कॉल करने जैसा है। फोन कॉल? हाँ, खत भेजने से पहले आप फोन करके पक्का करते हैं कि आपका दोस्त घर पे है और खत लेने के लिए तैयार है। ये लेयर भेजने वाले और पाने वाले के बीच एक कनेक्शन, एक सेशन बनाती है, उसे मैनेज करती है और काम खत्म होने पर उसे बंद कर देती है। ओके, तो अब तक हमारा डेटा तैयार है, फॉर्मेट हो चुका है और कनेक्शन भी बन गया है। हाँ। अब असली भेजने का काम शुरू होगा। बिल्कुल। अब आती है OSI मॉडल की सबसे जरूरी लेयर्स में से एक, लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये पोस्ट ऑफिस का काउंटर है। यहाँ आप खत को लिफाफे में डालते हैं और ये तय करते हैं कि इसे कैसे भेजना है। कैसे भेजना है मतलब क्या आपको रजिस्टर्ड पोस्ट चाहिए जिसमें डिलीवरी की गारंटी हो और रसीद मिले? ये है TCP। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ, या फिर आपको बस साधारण डाक से भेजना है जो तेज है पर गारंटी नहीं है। ये है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये लेयर डेटा की डिलीवरी और एरर चेकिंग का जिम्मा लेती है।
दिलचस्प है। तो यहीं पर तय होता है कि हमारी बातचीत भरोसेमंद होगी या बस तेज। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है लेयर 3, नेटवर्क लेयर। ये पोस्ट ऑफिस का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है। जहां पते लिखे जाते हैं। एकदम। यहाँ लिफाफे पर पाने वाले का पूरा पता लिखा जाता है, मकान नंबर, गली, शहर, पिन कोड। कंप्यूटर की भाषा में ये आईपी एड्रेस है। ये लेयर तय करती है कि आपके डेटा के पैकेट को दुनिया के करोड़ों रास्तों में से कौन सा सबसे अच्छा रास्ता लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसे रूटिंग कहते हैं। और जब पैकेट सही शहर में पहुंच जाता है तब काम आता है लेयर 2, डेटा लिंक लेयर का। ये आपका लोकल डाकिया है। लोकल डाकिया? हाँ, इसे पूरे देश के रूट से मतलब नहीं, इसे बस आपके मोहल्ले की गलियों से मतलब है। ये पक्का करता है कि पैकेट सही शहर के पोस्ट ऑफिस से निकलकर सही मकान नंबर तक पहुंचे। ये लोकल नेटवर्क पर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। और आखिर में है लेयर 1, फिजिकल लेयर। ये असल में वो सड़क, वो ट्रक, वो हवाई जहाज या वो केबल है जिस पर आपका खत सफर कर रहा है। मतलब फिजिकल चीजें? हाँ, तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, वाईफाई सिग्नल। यहाँ पर आपका सारा डेटा 0 और 1 के बिट्स में बदलकर फिजिकल माध्यम से भेजा जाता है। वाह, खत वाली इस मिसाल ने तो 7 परतों की पूरी गुत्थी सुलझा दी। ये बहुत ही व्यवस्थित है तो? लेकिन ये थोड़ा लंबा और जटिल भी लगता है। तो फिर टीसीपी/आईपी इन सारे कामों को सिर्फ 4 परतों में कैसे निपटा लेता है? उसने क्या-क्या मिला दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। टीसीआईपी ने कुछ हटाया नहीं, बल्कि कुछ परतों के कामों को मिला दिया। उसका नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल था। कैसे? उसकी सबसे ऊपरी लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ओएसआई की ऊपर की 3 परतों, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, यानी लेयर 5, 6, 7 का काम खुद ही कर लेती है। अच्छा, तो तीनों को एक में ही क्लब कर दिया। हाँ, टीसीआईपी का मानना था कि इन तीनों कामों को अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन खुद ही संभाल सकती है। स्मार्ट। और बाकी? फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ओएसआई की ट्रांसपोर्ट लेयर 4 की जैसी ही है। यहाँ भी वही टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद है इंटरनेट लेयर, जो ओएसआई की नेटवर्क लेयर 3 का काम करती है, यानी आईपी एड्रेसिंग एंड रूटिंग। और सबसे नीचे है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसने किस-किस को मिलाया? इसने ओएसआई की डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, मतलब लेयर 1 और 2 के कामों को मिला दिया। तो अब मेरा असली सवाल आता है, अगर हम असल जिंदगी में टीसीपी/आईपी का ये छोटा और प्रैक्टिकल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आज भी दुनिया भर के नेटवर्किंग कोर्सेज ओएसआई मॉडल से ही क्यों शुरू होते हैं? क्यों हमें आज भी ये 7 परतें रटवाई जाती हैं? क्योंकि जब नेटवर्क में कोई समस्या आती है, और वो तो हमेशा आती है, और यकीन मानिए समस्याएं हमेशा आती हैं, तब ओएसआई मॉडल एक डॉक्टर के डायग्नोस्टिक चार्ट की तरह काम करता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक चार्ट की तरह। हाँ, यह समस्या को खोजने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवस्थित तरीका देता है। एक नेटवर्क इंजीनियर परत दर परत जांच कर सकता है। जैसे? क्या वेबसाइट नहीं खुल रही? ठीक है, चलो लेयर 1 से शुरू करते हैं। क्या केबल लगी हुई है? हाँ, चलो लेयर 2 पर। क्या स्विच ठीक से काम कर रहा है? हाँ, अब लेयर 3। क्या राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सही है? तो ये एक यूनिवर्सल चेकलिस्ट है। बिल्कुल, ये किसी भी नेटवर्क की समस्या को जल्दी और सही तरीके से पकड़ने में मदद करती है। ओएसआई मॉडल सिखाने के लिए और समस्या सुलझाने के लिए एक बेहतरीन नक्शा है। तो ओएसआई एक तरह से नेटवर्किंग का मानव शरीर रचना विज्ञान है। डॉक्टर इलाज आज की मॉडर्न दवाइयों से करते हैं, लेकिन उन्हें शरीर की हर हड्डी और नस का नक्शा पता होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि ये परतें क्या हैं, पर मेरा ईमेल का एक छोटा सा टुकड़ा इन परतों से गुजरता कैसे है? ऐसा लगता है जैसे वो हर कदम पर एक नया कोट पहन रहा हो। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी प्रक्रिया को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। एनकैप्सुलेशन? जब आपका डेटा, जैसे ईमेल, भेजने वाले के कंप्यूटर में एप्लीकेशन लेयर से नीचे फिजिकल लेयर की तरफ जाता है, तो हर परत उस पर अपनी जानकारी का एक लिफाफा या हेडर लगा देती है। एक रशियन गुड़िया की तरह, एक के अंदर एक? बिल्कुल सही। हर परत अपना पता या निर्देश उस पर चिपका देती है ताकि दूसरी तरफ वाली परत उसे समझ सके। और इन डेटा के टुकड़ों के अलग-अलग नाम भी होते हैं, है ना? हाँ, इन्हें प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हेडर लगने के बाद डेटा को सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट? जब नेटवर्क लेयर अपना आईपी एड्रेस वाला हेडर लगाती है,
तो वही सेगमेंट अब पैकेट बन जाता है। पैकेट, इंटरनेट पैकेट्स। जी, डेटा लिंक लेयर पर जब मैक एड्रेस वाला हेडर लगता है तो वो फ्रेम कहलाता है। और आखिर में फिजिकल लेयर पर वो बिट्स, जीरोज और वंस के रूप में तार पर भेजा जाता है। ये तो कमाल की पैकिंग और लेबलिंग की व्यवस्था है। और जब ये डेटा दूसरी तरफ पहुंचता है तब क्या होता है? क्या वो इन सारे लिफाफों को फाड़कर फेंकता है? बिल्कुल, तब डीकैप्सुलेशन की उल्टी प्रक्रिया होती है। एनकैप्सुलेशन का उल्टा। हाँ, डेटा पाने वाले के कंप्यूटर पर फिजिकल लेयर से ऊपर एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाता है। हर परत अपने जैसे दूसरी तरफ की परत द्वारा लगाए गए हेडर को पढ़ती है, उसे समझती है और फिर उस हेडर को हटाकर बाकी के डेटा को ऊपर वाली परत को दे देती है। और ये तब तक चलता है जब तक ये तो ऐसा लगता है कि हमारे पास दो अलग-अलग काम के लिए दो अलग-अलग टूल बॉक्स हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। TCP/IP वो प्रैक्टिकल पावर टूल का सेट है जिसे हम हर दिन इंटरनेट बनाने और चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो मॉडल है जो काम करता है। हाँ, जो करोड़ों लोगों के लिए टेस्ट हो चुका है। और OSI वो विस्तृत सैद्धांतिक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। वो नक्शा? हाँ, वो नक्शा है जिसका इस्तेमाल हम नेटवर्किंग की जटिलताओं को समझने, पढ़ाने और सबसे जरूरी जब कुछ टूट जाए तो उसे ठीक करने का रास्ता खोजने के लिए करते हैं। तो एक अच्छे नेटवर्क प्रोफेशनल के लिए दोनों को समझना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। यहाँ एक अंतिम विचार है सोचने के लिए। बताइए। नेटवर्क इंजीनियर अक्सर मजाक में कुछ अनौपचारिक अतिरिक्त परतों का जिक्र करते हैं। लेयर 8 यूजर, लेयर 9 राजनीति और लेयर 10 पैसा। हाँ, ये तो काफी मशहूर है। और मुझे लगता है कि OSI बनाम TCP/IP की कहानी इन अनौपचारिक परतों का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सबसे अच्छी तकनीक नहीं जीती। सही बात है। यहाँ वो तकनीक जीती जिसने लेयर 9 की कमेटियों की राजनीति और लेयर 10 के खर्चीले मानकों को बेहतर तरीके से मात दी। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन के और कितने क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सबसे अच्छे सिस्टम राज नहीं कर रहे, बल्कि वो सिस्टम राज कर रहे हैं जिन्होंने लेयर 8, 9 और 10 की लड़ाई जीती है।